हेलो गाइस, माई सेल्फ सुनीता शर्मा फ्रॉम RUHS कॉलेज। और आज का अपना टॉपिक है बायोकेम में एंजाइम एंड कोएंजाइम। तो अपन इनको पढ़ते हैं। लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज़ एंजाइम? ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन। एंजाइम्स क्या होते हैं कि एंजाइम प्रोटीन नेचर होता है, प्रोटीन के बने होते हैं। अपने को सबसे पहले इसका इंट्रो लिखना है कि क्या होते हैं, किस पीएच पर काम करते हैं, कौन से हीट लेबाइल, ये सब लिखना है इसमें। तो एंजाइम्स फॉलो फिजिकल एंड केमिकल रिएक्शंस ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन नेचर के होते हैं, सो दैट्स वाई फिजिकल और केमिकल रिएक्शंस कौन सी वाली फॉलो करेंगे? प्रोटीन की। हीट लेबाइल होते हैं एंड वाटर सोल्यूबल होते हैं। ठीक है। एंजाइम्स क्या होते हैं कि एंजाइम्स आर बायोकैटलिस्ट। एंजाइम जो लिविंग सेल्स होती है उनमें जो रिएक्शंस होती है उनको इंक्रीज करने का काम करते हैं। सो दैट्स वाई इनको अपन क्या बोलेंगे? बायोकैटलिस्ट। तो अपन देखते हैं कि बायोकैटलिस्ट आर द substances which increases rate of chemical reactions but don't change equilibrium। मीन्स जो अपने पास जो एंजाइम्स होते हैं वो लिविंग सेल्स में वर्क करते हैं, तो ये क्या करेंगे? इनकी रेट को इंक्रीज करेंगे, बट जो इक्विलिब्रियम होता है उसको चेंज नहीं करेंगे। आगे है लैक ऑफ एंजाइम विल लीड टू ब्लॉक इन मेटाबॉलिक पाथवे, कॉज इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म। अपन जैसा सोचें कि बिना एंजाइम्स के अपना शरीर में मेटाबॉलिज्म हो तो इट इज़ इम्पॉसिबल, क्योंकि बिना एंजाइम्स के अपने शरीर में मेटाबॉलिज्म हो ही नहीं सकता। मतलब मेटाबॉलिज्म ब्लॉक हो जाएगा विदाउट एंजाइम्स। द सब्सटेंस ऑन विच एंजाइम वर्क आर कॉल्ड एज सबस्ट्रेट। जो एंजाइम्स होते हैं वो किस पे वर्क करते हैं? सबस्ट्रेट के साथ बाइंड होते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं? सबस्ट्रेट बोलते हैं। जो जिसके साथ ये एंजाइम वर्क करते हैं उनको क्या बोलते हैं? सबस्ट्रेट। एंजाइम बाय रिएक्टिंग विथ सबस्ट्रेट विल कन्वर्ट इट इनटू प्रोडक्ट। एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ रिएक्शन करके एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाएंगे एंड एंजाइम देन आफ्टर एंड फिर क्या बनाएंगे? एंजाइम एंड कॉम्प्लेक्स बनाकर फिर क्या बनाएंगे? एंजाइम एंड प्रोडक्ट बनाएंगे। ये एंजाइम आर फोल्डेड इन ग्लोबुलर शेप, बिकॉज प्रोटीन के बने होते हैं तो ग्लोबुलर शेप होती है इनकी, क्योंकि प्रोटीन की भी ऐसी होती है। इट्स शेप अलाउज इट टू रिएक्ट विथ ओनली वन टाइप ऑफ सबस्ट्रेट। एंजाइम्स क्या होता है कि स्पेसिफिक इन नेचर होते हैं। ये केवल एक टाइप के जो जिनसे इनको बाइंड होना है उसी सबस्ट्रेट के साथ बाइंड होते हैं, तो ये क्या होते हैं? स्पेसिफिक होते हैं। द प्लेस वेयर सबस्ट्रेट फिट इनटू एंजाइम कॉल्ड एक्टिव साइट। एंजाइम का जो सरफेस होती है उस पर एक साइट होती है, उसको बोलते हैं एक्टिव साइट, जहाँ पर आकर ही जो सबस्ट्रेट होता है वो बाइंड होता है और फिर क्या फॉर्म करता है? सबस्ट्रेट एंजाइम कॉम्प्लेक्स। तो अपने पास ये डायग्राम में देख सकते हैं अपन, ये नीचे है जो एंजाइम है और ये सबस्ट्रेट है। इनकी एक्टिव साइट क्या होगी? सेम होगी। मतलब एंजाइम की एक्टिव साइट है, उसके जैसे ही जो सबस्ट्रेट है उसके पास बाइंड करने के लिए एक सरफेस होगी, तो ये आकर ये आगे देखते हैं ये बन जाएगा एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। नोमेनकल्चर ऑफ एंजाइम। जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने अलग अलग नोमेनकल्चर दिए एंजाइम्स को, नोमेनकल्चर दी मतलब उनको डिवाइड किया है। तो सबसे जो मोस्ट है वो देखते हैं अपन। ये तो ऐसे थोड़े बहुत हैं कि इनको तो लिखे चाहे ना लिखे कोई ज़रूरी नहीं है, बट जैसे ये क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम यहाँ से देखते हैं अपन। अकॉर्डिंग टू फंक्शन, एंजाइम्स को बाद में जो अकॉर्डिंग इनके फंक्शन के अकॉर्डिंग डिवाइड किया गया। इनको 6 कैटेगरी में डिवाइड किया गया। एंजाइम्स आर क्लासिफाइड इनटू 6 ब्रॉड ग्रुप और 6 to 3 सब क्लासेस। तो सबसे ये है, इसको अपन कैसे याद कर सकते हैं? इसकी ट्रिक है OT हिल, OTHILL। तो O4 हो गया अपने, अपन इनको देखते हैं। O4 हो गया अपने पास ऑक्सीडो रिडक्टेज। T4 हो गया ट्रांसफेरेजेज जो ट्रांसफ़र का काम करेंगे। H4 हो गया हाइड्रोलेजेज जो वाटर मॉलिक्यूल की उपस्थिति में काम करेंगे। L4 हो गया लाइएजेज और I4 हो गया आइसोमरेज। देन अनदर L4 हो गया लाइगेजेज। तो अपन इनको एक एक देखते हैं और इनके एग्जाम्पल ये भी लर्न करेंगे। ये इंपॉर्टेंट होता है, जैसे एग्जाम में पूछे जाएंगे तो एग्जाम्पल लिखेंगे तो अच्छे मार्क्स मिलेंगे अपने को। फर्स्ट इसमें क्लास फर्स्ट आती है ऑक्सीडो रिडक्टेज, जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होता है, तो उसको बोलते हैं अपन ऑक्सीडो रिडक्टेज। मीन्स ट्रांसफ़र किसका होगा? H+ आयन का। तो इसका एग्जाम्पल है अपने पास एल्कोहलिक डिहाइड्रोजिनेज। सेकेंड क्लास आती है अपने पास ट्रांसफेरेजेस। मीन्स ट्रांसफ़र ऑफ ग्रुप अदर देन हाइड्रोजन, मतलब किसी भी ग्रुप का
ट्रांसफ़र करें, क्योंकि हाइड्रोजन का ट्रांसफ़र करेंगे तो ये क्या हो जाएंगे, ऑक्सीडो रिडक्टेज हो जाएंगे, बट अदर देन हाइड्रोजन ट्रांसफ़र करेंगे तो ये क्या होंगे, ट्रांसफेरेजेस। इसका एग्जांपल है अपने पास हेक्सोकाइनेज। क्लास थर्ड आती है अपने पास हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस मीन्स वाटर मॉलिक्यूल होता है, उसको ऐड करें, क्लीवेज बॉन्ड एंड ऐड वाटर, मतलब हाइड्रोलिसिस नाम से पता चल रहा है कि वाटर को ऐड करेंगे। इसका एग्जांपल हो गया अपने पास काइनेज। फोर्थ क्लास आती है अपने पास लाइजेस, क्लीवेज बॉन्ड विदाउट एडिंग ऑफ वाटर। इसमें वाटर ऐड नहीं करेंगे बट बॉन्ड को क्लीवेज करेंगे, तो और इसके एग्जांपल हो गया अपने पास एल्डोलेज। फिफ्थ क्लास आती है अपने पास आइसोमरेज। जो आइसोमराइजेशन रिएक्शंस होती है उनको उनमें कैटालिस्ट वर्क करें, तो इसको बोलेंगे अपन आइसोमरेज। इसका एग्जांपल हो गया ट्राइवस फॉस्फेट आइसोमरेज। सिक्स क्लास आती है अपने पास लाइगेजेस। लाइगेजेस एटीपी डिपेंडेंट कंडेंसेशन ऑफ टू मॉलिक्यूल, मतलब ये क्या करेंगे, कंडेंसेशन करेंगे, टू मॉलिक्यूल्स को बाइंड करेंगे, टू मॉलिक्यूल्स को जोड़ने का काम करेंगे लाइगेजेस। इसका एग्जांपल हो गया सक्सिनेट थियोकाइनेज। ठीक है, तो ये तो अपने पास हो गया क्लासिफिकेशन और एंजाइम के बारे में थोड़ा सा इंट्रो। तो अपने को जैसे एग्जाम में पूछेगा कि एंजाइम और कोएंजाइम लिखो, तो अपन एंजाइम के में ऐसे लिख देंगे इसके बारे में कि एंजाइम क्या होता है और इसका डेफिनेशन और क्लासिफिकेशन भी लिख देंगे अपन। ठीक है, तो अपन अब देखते हैं होलो एंजाइम। होलो एंजाइम क्या होता है कि जो एंजाइम होता है जो वर्क करता है ना, जैसे एंजाइम, होलो एंजाइम में क्या होता है कि प्रोटीन और नॉन प्रोटीन जो दोनों वाले पार्ट होते हैं वो होते हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि विदाउट जो नॉन प्रोटीन पार्ट होता है तो उसके बिना एंजाइम वर्क नहीं कर सकता है, तो इसी वजह से इसको बोलते हैं होलो एंजाइम। मतलब प्रोटीन वाला भाग होगा तो तभी ये प्रोटीन वर्क करेगा। तो अपन देखते हैं इसको। सम एंजाइम्स रिक्वायर मॉलिक्यूल अदर देन प्रोटीन फॉर दियर एंजाइमेटिक एक्टिविटी, मतलब उनकी एंजाइमेटिक एक्टिविटी के लिए उनको क्या चाहिए, नॉन प्रोटीन वाला पार्ट चाहिए ही। तो होलो एंजाइम क्या होता है कि प्रोटीन पार्ट प्लस नॉन प्रोटीन पार्ट। प्रोटीन पार्ट अपने पास क्या होता है, एपो एंजाइम होता है, और जो प्रोटीन वाला पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं अपन, कोफैक्टर या कोएंजाइम। तो कोफैक्टर जो क्या होता है, इफ़ मेटल आयन वर्क एज नॉन प्रोटीन, मतलब जैसे नॉन प्रोटीन है तो अगर इसमें मेटल आयन वर्क कर रहा है तो ये क्या हो जाएगा, कोफैक्टर। एंड देन अगर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल वर्क कर रहा है एज नॉन प्रोटीन पार्ट तो इसको क्या बोलेंगे अपन, कोएंजाइम। ठीक है, तो ये हो गया अपने पास। और अब देखते हैं आगे कोएंजाइम, इसको लिखेंगे। कोएंजाइम मॉलिक्यूल रिक्वायर फॉर बाय सर्टेन एंजाइम टू कैरी आउट कैटालाइसिस। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होता है जो क्या होता है कि एंजाइम को कैरी करता है, एंजाइम में जो सबस्ट्रेट को बाइंड करते हैं ना वहाँ पर इसको कैटालिस्ट की तरह वर्क करता है। दे बाइंड टू एक्टिव साइट एंड पार्टिसिपेट इन कैटालाइसिस बट नॉट कंसिडर एज सबस्ट्रेट। ठीक है, एक्टिव साइट से बाइंड होंगे और पार्टिसिपेट इन कैटालिस्ट, पार्टिसिपेट करेंगे, कैटालिटिक मतलब उनको उत्प्रेरित करेंगे, मीन्स एंजाइम की तरह, बायो कैटालिस्ट की तरह वर्क करेंगे। थोड़ा हिंदी ज़्यादा हो गया ये। ओके, कोएंजाइम आर डिराइव्ड फ्रॉम विटामिन्स। कोएंजाइम क्या होते हैं कि विटामिन से डिराइव्ड होते हैं। जैसे अपने पास कोएंजाइम का एग्जांपल पूछे तो अपन इसका एग्जांपल देंगे NAD, FAD, NADH एंड कैल्शियम, ऐसे देंगे। तो जो विटामिन होते हैं, जो जैसे NAD है, NAD+ है तो कंटेन नियासिन, ये क्या करता है, विटामिन B3 को कंटेन करता है। एंड FAD है, ये क्या करता है कि विटामिन B2 राइबोफ्लेविन को कंटेन करता है। ठीक है, हाँ आगे बढ़ते हैं। साइलेंट फीचर ऑफ कोएंजाइम। कोएंजाइम के साइलेंट फीचर क्या क्या है, मतलब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है। कोएंजाइम्स आर हीट स्टेबल। अपने पास एंजाइम होते हैं वो तो क्या होता है कि हीट लेबाइल होते हैं, क्योंकि प्रोटीन नेचर के होते हैं तो हीट सेंसिटिव होते हैं, सो दैट्स वाई। बट कोएंजाइम क्या होता है कि हीट स्टेबल होते हैं, सॉरी। दे आर लो मॉलिक्यूलर वेट। इनका वेट क्या होता है, बहुत कम होता है, लो मॉलिक्यूलर वेट वाले होते हैं ये। दे आर लूजली एसोसिएट विद एंजाइम। एंजाइम के साथ ही रहेंगे ये, बिकॉज नॉन प्रोटीन वाला पार्ट है और इसी को कोएंजाइम बोला है अपन ने। तो ये क्या होता है कि एंजाइम के साथ ही बाइंड होते हैं, बट लूजली होते हैं। ठीक है, सो दैट कैन द इजीली सेपरेटेड बाय डायलिसिस। एंड ये नॉन, अपन जो क्या होता है कि एंजाइम से प्रोटीन और जो नॉन प्रोटीन वाला पार्ट है उसको डायलाइसिस से सेपरेट कर सकते हैं। व्हेन रिएक्शन कंप्लीट कोएंजाइम इज रिलीज
फ्रॉम एपोएंजाइम एंड गोज टू सम अदर रिएक्शन। मतलब जो अगर रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी तो उसके बाद में जो कोएंजाइम है वो रिलीज़ हो जाएगा और अदर जो रिएक्शंस होती है उनमें एज कैटालिटिक काम कर सकता है। ठीक है, तो आगे पढ़ते हैं फंक्शंस ऑफ कोएंजाइम। कोएंजाइम फंक्शंस क्या क्या करता है। कोएंजाइम इज इसेंशियल फॉर बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ ऑफ एंजाइम। मतलब एंजाइम्स क्या होते हैं कि बिना कोएंजाइम्स के काम नहीं कर सकते, इसेंशियल होते हैं ये कोएंजाइम, इसेंशियल होते हैं एंजाइम्स के लिए। कोएंजाइम इज लो मोलिकुलर वेट ऑर्गेनिक सब्सटेंस, लो मोलिकुलर वेट वाले होते हैं। One molecule of coenzyme is able to convert a large number of substrate molecule with help of enzyme। मतलब कोई एक मोलिक्यूल ऑफ कोएंजाइम, एक मोलिक्यूल होगा ना कोएंजाइम का, तो वो लार्ज नंबर ऑफ सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकता है। कैटालाइटिक एक्टिविटी विल बी लॉस्ट इफ वी रिमूव कोएंजाइम। मतलब विदाउट कोएंजाइम के अपन जो एंजाइम है उसमें कैटालिटिक प्रॉपर्टी होती ही नहीं है, अगर विदाउट उसमें कोएंजाइम नहीं हो तो। फैक्टर्स अफेक्शन एंजाइमेटिक एक्टिविटी एंड मोड ऑफ एंजाइम एक्शन। अब अपन देखते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो एंजाइम जो एक्टिविटी करता है उसको अफेक्ट करते हैं, और मोड ऑफ एंजाइमेटिक एक्शन, एंजाइम वर्क कैसे करते हैं, ये देखते हैं अपन। और ये वाला क्वेश्चन भी हर बार जैसे बहुत बार पूछा जाता है कि फैक्टर कौन कौन से अफेक्ट करते हैं एंजाइम्स को, ये ऑलरेडी लर्न भी होता है। ठीक है, तो मोड ऑफ एंजाइम एक्शन पहले देखते हैं अपन। मोड ऑफ एंजाइम एक्शन कि एंजाइम एक्शन कैसे करता है, एक्ट कैसे करते हैं एक रिएक्शन के अंदर। बाय लॉवरिंग एंजाइमेटिक एक्टिविटी। अब यहाँ जो एंजाइमेटिक एक्टिविटी लिखा है ना, यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी आएगा। ठीक है, क्योंकि एंजाइमेटिक एक्टिविटी नहीं आएगा, यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी आएगा। तो ये देखते हैं अपन। प्रेजेंस ऑफ एंजाइम इन रिएक्शन डिक्रीजेस एक्टिवेशन एनर्जी। क्योंकि एंजाइम क्या होता है कि किसी भी जो रिएक्शन है उसकी एंजाइमी एक्टिविटी को थोड़ी डिक्रीज करेगा, ये क्या करेगा, एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज करता है। ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज करता है और प्रोडक्ट को जल्दी बनाता है। तो ये अपने पास ग्राफ हो गया, ये इधर एनर्जी हो गई, इधर टाइम हो गया, ये अपने पास ये सबस्ट्रेट हो गया। तो ये क्या करेंगे कि पहले तो क्या है कि बिना एंजाइम के वर्क करेंगे तो ये इतना टाइम लगेगा इसमें, इसकी जो ये क्या है कि एक्टिवेशन एनर्जी है वो ज़्यादा है। और ये क्या फिर एंजाइम आ गया, तो एंजाइम क्या करेगा कि एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज़ करेगा और जल्दी से जल्दी प्रोडक्ट बनाएगा। ठीक है, और दूसरा आता है कि बाय फॉर्मिंग एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। एंजाइम होता है वर्क करने के लिए क्या करेगा, पहले एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाएगा, देन आफ्टर इट कन्वर्ट इनटू एंजाइम एंड प्रोडक्ट। तो एंजाइम कंबाइन विथ सबस्ट्रेट टू फॉर्म एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स विच इमीडिएटली ब्रेक डाउन टू एंजाइम एंड प्रोडक्ट। हो गया, यही बोला था, E+S एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट इक्वल्स टू एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन गया, और फिर क्या बन गया, एंजाइम प्लस प्रोडक्ट बन गया। मतलब एंजाइम्स रिएक्शंस के एंड प्रोडक्ट में भी एंजाइम्स ही रहेंगे, प्रोडक्ट में नहीं बदलेंगे। जो फैक्टर्स हैं एंजाइमेटिक एक्टिविटी को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, मतलब जो एंजाइम है वो किसी भी रिएक्शन में वर्क कर रहा है तो कौन कौन से फैक्टर हैं जो उसको अफेक्ट कर सकते हैं उसकी एंजाइमेटिक एक्टिविटी को। देयर आर सो मैनी फिजिकल एंड केमिकल फैक्टर्स विच अफेक्ट या इन्फ्लुएंसेस एंजाइमेटिक एक्टिविटी, बहुत सारे हैं। इसमें पहला देखते हैं अपन एंजाइमेटिक कंसंट्रेशन। जैसे एंजाइमेटिक कंसंट्रेशन मतलब जो एंजाइम, जितना ज़्यादा एंजाइम होगा जो रिएक्शन है वो उतनी ही फास्ट होगी, बट शर्त यह है कि सबस्ट्रेट भी होना चाहिए। कहीं एंजाइम बहुत सारे हैं तो कि जल्दी से रिएक्शन होगी, बट सबस्ट्रेट होने चाहिए ना उसको बाइंड होने के लिए और फिर प्रोडक्ट बनाने के लिए। तो इसको पढ़ते हैं अपन। वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम। अभी यही बोला अपन ने। ठीक है, व्हेन सबस्ट्रेट इज अनलिमिटेड, मतलब सबस्ट्रेट भी अनलिमिटेड होना चाहिए तभी ये प्रोडक्ट ज़्यादा बना पाएंगे। मीन व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम इंक्रीजेज वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन ऑल्सो इंक्रीजेज। ठीक है, सेकेंड फैक्टर आता है सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। क्या कि सबस्ट्रेट ज़्यादा होगा तो प्रोडक्ट भी ज़्यादा बनेगा, बट अब इसमें ये शर्त है कि एंजाइम भी ज़्यादा होना चाहिए। मतलब जैसे पहले एंजाइम तो वही है और सबस्ट्रेट बढ़ा दिया तो पहले तो बढ़ेगी कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, बट देन एंजाइम ख़त्म हो जाएंगे तो फिर ये क्या हो जाएगी कि स्ट्रेट लाइन
जैसे स्टैटिक हो जाएगी, मतलब एज सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इंक्रीजेज वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन ऑल्सो इंक्रीजेज करस्पॉन्डिंगली, बट आफ्टर ए टाइम कर्व बिकम फ्लैटन, मतलब स्टैटिक हो जाएगा क्योंकि सबस्ट्रेट खत्म हो जाएंगे तो फिर क्या है। बट इन दिस एट a fixed point velocity is maximum, such point is called v maximum। यहाँ जहाँ वेलोसिटी सबसे ज़्यादा होगी तो उसको अपन क्या बोल देंगे, वी मैक्स बोल देंगे। ठीक है, और ये ग्राफ है अपने पास, पहले तो है एंजाइम एक्टिविटी और एंजाइम कंसंट्रेशन की वाला, मतलब ये सीधा ग्राफ है, प्रोपोर्शनल है। और फिर है रिएक्टिविटी और सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, मतलब सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन के साथ ही पहले तो बढ़ेगा फिर स्टैटिक हो जाएगा, आपने देख लिया। अब आगे आता है अपने पास थर्ड की प्रोडक्ट कंसंट्रेशन कैसे इफेक्ट करती है एंजाइमेटिक एक्टिविटी को। प्रोडक्ट क्या होगा कि जैसे प्रोडक्ट बनता जाएगा तो प्रोडक्ट बन गया, तो ये क्या करेगा कि कम करेगा रिएक्शन को, क्योंकि प्रोडक्ट बन गया तो वो कम करेगा, क्योंकि मतलब इसको रिवर्स भी कर सकता है रिएक्शन को कि भाई मैं तो प्रोडक्ट तो बन गया, अब वापस से सबस्ट्रेट बना लो, इतने सारे प्रोडक्ट बन गए। तो अपन देखते हैं व्हेन प्रोडक्ट कंसंट्रेशन इंक्रीजेज द रिएक्शन रेट इज स्लो स्टॉप और रिटर्न रिवर्स, मतलब क्योंकि स्लो हो जाएगी या तो स्टॉप ही हो जाएगी क्योंकि भाई प्रोडक्ट बन गया, इतना ही बनना था। और रिवर्सिबल, अगर वो रिवर्सिबल रिएक्शन हुई तो वो रिवर्स डायरेक्शन में स्टार्ट हो जाएगी वापस से। फोर्थ फैक्टर आता है अपने पास इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर कैसे इफेक्ट करता है एंजाइम को। वेलोसिटी ऑफ एंजाइम इंक्रीजेज व्हेन टेम्परेचर इज मीडियम इंक्रीजेज रीचेज एट मैक्सिमम सा देन फॉल। अपने जो एंजाइम्स होते हैं वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर वर्क करते हैं। तो पहले तो जैसे कि उसका टेम्परेचर जैसे 37 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया, जैसे ह्यूमन बॉडी का है, तो ह्यूमंस में जो एंजाइम वर्क करते हैं उनका 37 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। तो पहले तो अपन उनको बढ़ाएंगे तो वो अच्छे से हाँ बढ़ेगा, बट फिर जो मैक्सिमम पहुंचने के बाद ये क्या हो जाएगा, गिरने लग जाएगा, क्योंकि उसको एंजाइम को टेम्परेचर उतना ही चाहिए जितना उसको वर्क करना है। तो एज टेम्परेचर इंक्रीजेज molecule will get more activation energy and due to which collection probability, मतलब जो अपन जो कोलिजन हो गया, ये सॉरी कोलिजन है। कोलिजन क्या होता है कि टक्कर जैसे कि अगर अपन टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो जैसे आसपास भी जो मॉलिक्यूल्स या कुछ भी अणु बोल सकते हैं अपन, है ना, तो जो होते हैं तो ये क्या करते हैं, इनमें कोलिजन बढ़ जाती है, टकराव बढ़ जाती है, जिसके कारण ये जल्दी जल्दी प्रोडक्ट बनाते हैं, मतलब activation energy, okay, but if temperature exceed from 50 degree centigrade denaturation of enzyme occur, so enzyme activity decreases। मतलब सीधा सा है कि पर्टिकुलर टेम्परेचर पर ही वर्क अच्छे से करेंगे, और फिर बाद में अगर जैसे 50 डिग्री सेंटीग्रेड है किसी का मान लिया, तो वो 50 डिग्री के बाद में एंजाइम है तो वो डीनेचुरेट तो होगा ही, क्योंकि प्रोटीन नेचर का होता है। और अपन ने कल ही पढ़ा है कि प्रोटीन क्या होता है कि हीट लेबाइल होता है, तो ये डीनेचुरेशन हो जाता है फिर उसका, अगर ज़्यादा हीट दे दिया तो। टेम्परेचर ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर एंजाइमेटिक रिएक्शंस इज 37 डिग्री सेंटीग्रेड इन ह्यूमंस। ओके, ह्यूमन का टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, तो 37 डिग्री पर ही जो मैक्सिमम काम कर सकते हैं एंजाइम्स। दिस ऑप्टिमम टेम्परेचर रेंज में बी वेरीज विथ चेंज इन स्पीसीज। स्पीसीज के साथ इसमें वेरिएशन आते रहते हैं। ये अपने पास ग्राफ हो गया एंजाइमेटिक एक्टिविटी और टेम्परेचर के बीच में, ऐसे, ठीक है। अब आपके पास आता है पांचवा फैक्टर इफेक्ट ऑफ पीएच। पीएच भी इफेक्ट करती है एंजाइम को। एक जो पर्टिकुलर पीएच होगी, ऑप्टिमम पीएच होगी, उसी पर अच्छे से वर्क करेंगे। तो अपन पढ़ते हैं ईच एंजाइम हैज़ ऑप्टिमम पीएच एट विच इट शो इट्स मैक्सिमम एक्टिविटी। मैक्सिमम एक्टिविटी उसी पे शो करेगा जहाँ पर उसकी ऑप्टिमम पीएच होगी। यूजुअली ऑप्टिमम पीएच फॉर एंजाइम इज बिटवीन 6 to 8। इसकी ऑप्टिमम पीएच क्या होती है, 6 to 8। बट सम एक्सेप्शंस, वी ऑल नो दैट एक्सेप्शन इज एवरीवेयर। एक्सेप्शन हर जगह है। तो अब ह्यूमन बॉडी में जैसे आपने बोला था कि 27 डिग्री सेंटीग्रेड 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर टेम्परेचर तो वो हो गया, और इसमें कि बोला है कि 6 to 8 पीएच होती है। बट समटाइम्स जैसे पेप्सिन हो गया अपने पास, एसिडिक हाईली एसिडिक होता है, तो इसकी पीएच 1 to 2 होती है, बट इस पर काम करते हैं ना एंजाइम। एल्केलाइन फॉस्फेट हो गया, पीएच इसकी 9 to 8 हो गई, और एसिडिक फॉस्फेट हो गया, इसकी पीएच 4 to 5 हो गई। मतलब एक्सेप्शन है ये कि इतनी एंजाइम पर ही काम करेंगे, 6 to 8 है, तो ये इस पर नहीं करते हैं। एंजाइमेटिक एक्टिविटी वाला पीएच के बीच में ग्राफ हो गया।
दिस इज ओके, ये तो अपने पास हो गया. दिस इज अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, एंजाइम इनहिबिशन. एंजाइम इनहिबिशन के बारे में पूछा जाता है कि इस पे शॉर्ट नोट्स लिखो, 4 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है. सॉरी. तो अब अपन देखते हैं एंजाइम इनहिबिशन. एंजाइम इनहिबिशन क्या होता है? ऑल द रिएक्शंस इन द बॉडी आर अप्रोप्रिएटली कंट्रोल्ड. अप्रोप्रिएटली कंट्रोल होती है रिएक्शंस. कंट्रोल ऑफ द वूल पाथवे इज अचीव्ड बाय इनहिबिशन ऑफ सच की एंजाइम और रेगुलेटरी एंजाइम. मतलब कि रेगुलेटरी एंजाइम होते हैं वो इसको क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं. अब हम पढ़ते हैं एंजाइम इनहिबिशन के टाइप. दिस इज इम्पोर्टेंट. एंजाइम इनहिबिशन मतलब एंजाइम की एक्टिविटी को डिक्रीज करना. तो ये डिक्रीज रिएक्शन में कैसे कैसे, किन किन फैक्टर की वजह से और कैसे कैसे एंजाइम की एक्टिविटी को इनहिबिट कर सकते हैं. तो अपन देखते हैं इसके टाइप. जैसे इसमें कॉम्पिटिटिव और नॉन कॉम्पिटिटिव लिखा हुआ है, डायरेक्ट लिखा हुआ है, बट मैं बता दूं कि ये कॉम्पिटिटिव अपना 3 टाइप से होता है एंजाइम इनहिबिशन. फर्स्ट होता है रिवर्सिबल, सेकंड इज इरिवर्सिबल एंड देन एलोस्टेरिक इनहिबिशन. बट इसमें मैंने कंबाइन करके लिखा है क्योंकि ये ऊपर से है, क्योंकि इतना डीपली भी नहीं लिखेंगे. जैसे तो जो, क्योंकि ये मोस्ट है. जैसे रिवर्सिबल रिएक्शन थी उसके अंदर 2 टाइप थे अपने पास, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन एंड देन नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन. मतलब कि रिएक्शन रिवर्सिबल थी उसमें, और इरिवर्सिबल में तो छोटा सा दे रखा था बुक में, तो उसको इतना नहीं लिखा. तो अपन पढ़ते हैं क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है और इसमें एग्जाम्पल्स भी हैं और ये बड़ा भी है, तो ये अच्छा है. तो अपन पहला पढ़ते हैं कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन. कॉम्पिटिटिव नाम से पता चल रहा है कि कंपटीशन हो रहा होगा एंजाइम जो रिएक्शन है उसके अंदर एंजाइम के लिए सबस्ट्रेट के लिए हो रहा होगा. तो कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन क्या होता है? इन दिस इनहिबिटर इज अलोंग टू सबस्ट्रेट. इनहिबिटर क्या होता है कि सबस्ट्रेट के साथ ही होता है. देयर विल बी सिमिलरली इन 3D स्ट्रक्चर बिटवीन सबस्ट्रेट एंड इनहिबिटर. जो इनहिबिटर जो अपने पास एंजाइम होता है उसके पास क्या होती है? एक्टिव साइट होती है. तो एक्टिव साइट होती है तो वहाँ पे जाके क्या जुड़ेगा अपने पास? नॉर्मल रिएक्शन में सबस्ट्रेट जुड़ेगा. ठीक है, सबस्ट्रेट जुड़ता है. बट जो ये समटाइम्स की इनहिबिटर आ गया रिएक्शन में, तो वो क्या करेगा कि ये जो कॉम्पिटिटिव है उसके अंदर तो क्या होता है कि जो सबस्ट्रेट की जैसा ही होता है ये इनहिबिटर 3D स्ट्रक्चर में. तो ये क्या करेगा कि एंजाइम से जुड़ने के लिए इसे कॉम्पिटिशन करेगा और ये खुद जाके जुड़ जाएगा. अगर ये जो रहा शक्तिशाली रहा, पावरफुल रहा तो ओके. तो द इनहिबिटर मॉलिक्यूल आर कॉम्पिटिटिंग विथ नॉर्मल सबस्ट्रेट फॉर अटैचिंग विथ एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम. एक्टिव साइट से जुड़ने के लिए या अटैच होने के लिए क्या करेगा कि कॉम्पिटिशन करेगा. ठीक है. और ये इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं कि एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट सीधी रिएक्शन थी कि प्रोडक्ट बन रहा था, बट फिर जो रिएक्शन थी उसके अंदर क्या आ गया कि इनहिबिटर आ गया. तो ये क्या करेगा कि फिर ये जुड़ जाएगा, तो फिर ये प्रोडक्ट नहीं बनाएगा, ये EI एंजाइम और इनहिबिशन कॉम्प्लेक्स बनाने का, फिर ऐसे कैसे हो जाएगा ये. ठीक है. अपन ये जो कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन है, जो ये क्या होता है कि रिवर्सिबल रिएक्शंस के अंदर पढ़ रहे हैं इसको, तो मतलब ये रिवर्सिबल है. तो इसको अपन कैसे रिवर्स कर सकते हैं कि अच्छे से, मतलब जो एंजाइम है ना जो सबस्ट्रेट के साथ ही जुड़े और इनहिबिटर के साथ नहीं जुड़े. तो अपन इसमें क्या करेंगे अपन कि जो सबस्ट्रेट है उसकी कंसंट्रेशन को इंक्रीज़ कर देंगे, तो जिससे जो इनहिबिटर है उसको मौका ही नहीं मिलेगा एंजाइम से बाइंड होने के लिए. ठीक है. तो कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन इज जनरली रिवर्सिबल एंड दिस एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स विल रिवर्स व्हेन सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इज़ वेरी हाई. मतलब इस रिएक्शन को सही करने का एक ही तरीका है कि अपन सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन इंक्रीज कर देंगे, बेचारे जो इनहिबिटर है उसको टाइम ही नहीं मिलेगा, उसके साथ जुड़ने का मौका ही नहीं मिलेगा. ठीक है. और इसका एग्जांपल है अपने पास मेलोनेट इज कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर ऑफ सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस. मीन्स अपने पास एक रिएक्शन होती है कि सक्सिनेट क्या होता है कि फ्यूमरेट में चेंज होता है, तो उसके लिए एंजाइम कौन सा काम आता है? सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेस. बट सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेस की जगह मतलब रिएक्शन में क्या हो गया? मेलोनेट भी आ गया. ये मेलोनेट क्या करेगा कि सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेस से कॉम्पीट करेगा कि मैं जाके जुड़ूंगा एंजाइम से, और ये इसका क्या हो गया? फिर कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर हो गया. इसका एग्जाम्पल हो गया. ठीक है. आगे आता है अपने पास नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन. मतलब कि ये नाम से ये कि कॉम्पिटिशन नहीं करेगा, तो फिर क्या करेगा?
ये क्या करेगा कि अपना एंजाइम होता है उसके पास बैक साइड में या साइड में एक जो होती है, क्या होती है कि साइट होती है एलोस्टेरिक साइट, मतलब एक्टिव साइट होती है, उसके अलावा एक साइट होती है एलोस्टेरिक साइट, जो ये इनहिबिटर है वहाँ जाकर जुड़ जाएगा ये, मतलब एक्टिव साइट से बाइंड तो नहीं होगा बट पीछे वहाँ जाके जुड़ गया। अब वहाँ जाके जुड़ेगा ये एलोस्टेरिक जो साइट है वहाँ जाके जुड़ेगा, तो जो एंजाइम है उसकी जो सॉरी स्ट्रक्चर है उसमें थोड़ा डिफरेंस होगा, तो उसकी वजह से जो अपने पास सबस्ट्रेट है वो उससे बाइंड नहीं हो पाएगा एंजाइम से। ओके, तो अपन इसको ऐसे पढ़ते हैं। A variety of poison act as irreversible non-competitive inhibitor. Such inhibitor bind to different domination of enzyme on enzyme other than active site। ये आपने देख लिया, आपने बात कर ली इस पे। नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर नॉट रिजेंबल विथ सबस्ट्रेट इन स्ट्रक्चर, मतलब क्योंकि कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर था उसमें तो उनकी 3D स्ट्रक्चर सेम थी, बट इसमें स्ट्रक्चर सेम हो चाहे ना हो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता इसको, क्योंकि इसको तो वैसे भी एलोस्टेरिक साइट पे जाके जुड़ना है। ठीक है, सो ड्यू टू दिस इफ सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इंक्रीजेस देयर इज नो इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ EI कॉम्प्लेक्स। मतलब इसमें क्या करेंगे कि अपन, उसमें तो अपन ने क्या किया था कि सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन है उसको इंक्रीज़ करके अच्छे से जो रिएक्शन थी उसको अच्छे से कर लिया था, बट यहाँ पे ये नहीं कर सकते अपन कि सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को इंक्रीज़ करके वो कर ही नहीं सकते। तो इसमें अपन क्या करेंगे कि अपन सब उसमें सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को इंक्रीज़ किया था, यहाँ क्या कर देंगे अपन एंजाइम की कंसंट्रेशन को इंक्रीज़ कर देंगे, क्योंकि एंजाइम की कंसंट्रेशन इंक्रीज़ होगी तो सबस्ट्रेट होगा वो पहले एंजाइम से जाके जुड़ेगा, मतलब एंजाइम इनहिबिटर से भी जाके जुड़ेगा बट एंजाइम क्या है सबस्ट्रेट से भी जाके जुड़ेगा, तो इससे प्रोडक्ट भी बनेगा। ठीक है, ये अपने पास ये डायग्राम हो गया कि ये है अपने पास एंजाइम, ये सबस्ट्रेट है, एक इनहिबिटर है, ये बैक साइड में जो एलोस्टेरिक साइड थी वहाँ जाके EI कॉम्प्लेक्स बन गया, एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स बन गया, और फिर ये बेचारा सबस्ट्रेट अकेला पड़ा रह गया। ठीक है, कोई ना, इसका एग्जाम्पल देखते हैं अपन। इसका एग्जाम्पल है साइनाइड इज नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर ऑफ साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। ठीक है, साइनाइड उसका नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है किसका, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज का, ये दोनों है। ठीक है, EI एंजाइम एंड इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स डोंट गो इन रिवर्स डायरेक्शन, क्योंकि अगर एक बार एक एंजाइम और इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स बन गया तो वो वापस से थोड़ी बनेंगे कि तू हट गया तो सबस्ट्रेट आके जुड़ जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट एंजाइम। थैंक यू फॉर वॉचिंग।